Hello students, welcome to another class of chemical kinetics। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन डिफाइन किया था, जहां हमने कहा कि रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होगा उस पावर का जो सम होगा वो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन के बराबर होगा। हमने ये भी कहा था कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, यानी जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आप किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। यानी रिएक्शन को देख के आप उस रिएक्शन का ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। टोटल 4 मेथड्स आपके सिलेबस में है। पहला जो मेथड है जिससे हम ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं वो है द यूज़ ऑफ डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। यानी डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन को यूज़ करके आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये क्या मेथड है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड which was devised by Van Hoff, यानी ये मेथड जो किसने दिया था? Van Hoff ने दिया था। The rate of an nth order reaction is given by, यानी इस मेथड के हिसाब से जो Van Hoff ने दिया था, अगर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, nth है, तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किसके बराबर होगा? रेट बराबर होगा रेट कांस्टेंट, जी रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन जिसका ऑर्डर nth है तो Kn हो गया, इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर n। n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो जनरल रिएक्शन के लिए जिसका ऑर्डर nth है तो रेट किसके बराबर होगा? R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट n फॉर nth ऑर्डर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर n। अगर हम इस इक्वेशन के बोथ साइड में क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ r इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? Kn इंटू सी रेस्ट पावर n, Kn इंटू सी रेस्ट पावर n। अब ये जो इक्वेशन है ये किस क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ a इंटू बी के बराबर हो जाएगा। लॉग ऑफ a इंटू बी वो बराबर होता है लॉग a प्लस लॉग बी के। ठीक है, तो लॉग ए किसके बराबर है? ए बराबर है Kn के, और बी किसके बराबर है? बी बराबर है सी रेस टू पावर n के। तो लॉग ऑफ Kn इंटू सी रेस पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ Kn प्लस लॉग ऑफ सी रेस टू पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे इस ये जो है इस पे और एक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ ए रेस टू पावर क्या है? बी है। तो लॉग ऑफ ए रेस टू पावर बी बराबर होता है बी लॉग ए के। ठीक है, तो यहाँ ए किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, और बी किसके बराबर है? एन के बराबर है। तो लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? लॉग ऑफ के एन प्लस ये क्या है? लॉग ऑफ ए रेस टू पावर बी, जो किसके बराबर होता है? बी लॉग ए के, यानी एन ln सी के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम r इज इक्वल टू के एन सी रेस टू पावर n का लॉग लेंगे बोथ साइड्स, तो जो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग ऑफ r इज इक्वल टू लॉग ऑफ के एन प्लस n ln सी। R रेट ऑफ ए रिएक्शन है, Kn जो है रेट कांस्टेंट है, n ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन है, और C जो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। ठीक है, इफ R1 and R2 are the rate at 2 different concentration C1 and C2 of the reactant, then अगर हमने रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन, 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन अगर हम लेते हैं, एक कंसंट्रेशन C1 है, दूसरा कंसंट्रेशन क्या है? C2 है,
तो लेट्स एज्यूम अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C1 है तो रेट जो है R1 के बराबर है, और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C2 है तो रेट जो है किसके बराबर है, R2 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें R1 के लिए, अगर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ln R1 इक्वल टू ln Kn प्लस n ln अब कंसंट्रेशन R1 के लिए क्या है, C1, तो ln क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। इसी तरह एट कंसंट्रेशन C2 रेट जो है किसके बराबर है, R2 के बराबर। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ln R की जगह ln R2, फिर ln Kn प्लस n ln C की जगह हम क्या लेंगे, R2 के लिए कंसंट्रेशन क्या है, C2, तो n ln क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो ये R1 वाला इक्वेशन सेकंड और R2 वाला इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, ln R1 माइनस क्या है, ln R2 माइनस ln R2। लेफ्ट हैंड साइड वाला एक दूसरे के साथ हम माइनस करेंगे, आप राइट हैंड साइड वाले इक्वेशंस एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ln Kn प्लस ln C1, तो ln Kn प्लस n ln C1 आ जाएगा, माइनस ln Kn n ln C2 n ln C2। ठीक है, तो log ऑफ R1 माइनस log ऑफ R2 इज इक्वल टू ln Kn प्लस ln n log ऑफ C1 n log ऑफ C1 माइनस अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस log ऑफ Kn माइनस log ऑफ Kn, अब माइनस प्लस माइनस तो माइनस n log ऑफ C2 log ऑफ C2। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ln Kn यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ln R1 माइनस ln R2 किसके बराबर हो जाएगा, अब देखिए n log ऑफ C1 माइनस क्या है, n log ऑफ C2, दोनों में n कॉमन है, तो n अगर हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा, log ऑफ C1 माइनस माइनस log ऑफ क्या बचा, C2 log ऑफ C2। n क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस पार लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ R1 माइनस log ऑफ R2 डिवाइडेड बाय log ऑफ C1 माइनस log ऑफ C2। ठीक है, तो ये किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन यानी n का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए जब रिएक्टेंट किस में जाता है, प्रोडक्ट में जाता है, दो कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के दो कंसंट्रेशन पे अगर आपको क्या पता है, रेट ऑफ ए रिएक्शन पता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन पता है, यानी रिएक्टेंट के दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे अगर आपको रेट ऑफ ए रिएक्शन पता है तो आप आसानी से ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ रेट एट कंसंट्रेशन 1 माइनस log ऑफ रेट एट कंसंट्रेशन 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ कंसंट्रेशन C1 माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन C2। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो सेकंड मेथड है जिसको आप यूज करके ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है इंटीग्रेशन रेट एक्सप्रेशन को यूज करके। तो दैट मीन्स सेकंड इज द यूज ऑफ इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशंस। ठीक है, द मोस्ट सिंपल मेथड इज द वन इन विच क्वांटिटीज a, x and t are determined and substituted in the kinetic equation of various order। ठीक है, वेरियस ऑर्डर के लिए हमने क्या निकाला हुआ है, k का एक्सप्रेशन निकाला हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का एक्सप्रेशन क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस x। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, जब दोनों रिएक्टेंट सेम हो तो k इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/a माइनस x माइनस 1/a। और थर्ड ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू क्या है, 1/2t इंटू 1/a माइनस x का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। तो
हर ऑर्डर के लिए हमने क्या निकाला हुआ है, रेट एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, जिसको हम काइनेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप k का वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हो, रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हो, तो आपको 3 क्वांटिटीज की ज़रूरत होती है। एक आपको पता होना चाहिए, t पता होना चाहिए और x पता होना चाहिए, तो आप k का वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह सेकंड ऑर्डर के लिए भी है, t का वैल्यू, a का वैल्यू और x का वैल्यू आप सेकंड ऑर्डर के लिए क्या निकाल सकते हो, k का वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए भी 3 जो अननोन क्वांटिटी है वो t है, x है और a है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास a का वैल्यू है, x का वैल्यू है और t का वैल्यू है, तो आप आसानी से किसी भी ऑर्डर के लिए k का वैल्यू क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। a क्या है, इनिशियल क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। t क्या है, टाइम है, तो उस टाइम t पे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है, x है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमारे पास 1 मोलर है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। अब आफ्टर टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद ये एज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए का कंसंट्रेशन कितना बचा, 0.9, तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, 0.1 फॉर्म होगा। आफ्टर सेकंड 2 सेकंड्स, लेट्स से कि रिएक्टेंट ए 0.8 बचा, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0.2। आफ्टर 3 सेकंड लेट एज्यूम 0.7 बचा ए और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो गया, 0.3। इसी तरह फॉर एग्जांपल आफ्टर 4 सेकंड 0.6 बचा ए और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो गया, 0.4। इसी तरह से हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन का हमें क्या निकालना है, अगर ऑर्डर निकालना है तो पहले हम इसी तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। फिर 1 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल हम क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, फिर 2 सेकंड, फिर 3, फिर 4। इसी तरह एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें किसका वैल्यू पता होना चाहिए, ए का वैल्यू ये है, ठीक है, टी का वैल्यू ये है, ठीक है, और किसका, एक्स का वैल्यू ये है। तो अब हम क्या करते हैं कि ए का, एक्स का और टी का वैल्यू इन फॉर्मूलास में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के इक्वेशन में ए, टी और एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, 0, 1 और 0। फिर हम के का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। फिर उसके बाद t का वैल्यू 1 लेंगे, a का वैल्यू 0.9 लेंगे और p का वैल्यू कितना लेंगे, 0.1। फिर k डिटरमाइन करेंगे। इसी तरह इन सारे वैल्यूज को पुट करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे कितने सेट्स हैं, 5 सेट हैं, तो 5 क्या निकालेंगे, k के वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह इन सारे पांच जो सेट है इसको सेकंड ऑर्डर की इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके 5 सेट किसके वैल्यूज निकालेंगे, के के। और इसी तरह इन 5 सेट का जो वैल्यू है किसका, ए का, एक्स का और टी का, इन तीनों वैल्यूज को, इस 5 सेट्स को इस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके 5 सेट ऑफ क्या निकालेंगे, के का वैल्यूज निकालेंगे। जिस इक्वेशन में इन 3 इक्वेशन में जिस इक्वेशन में जो 5 के का वैल्यू आ रहा है, जिस इक्वेशन में के का वैल्यू सब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी अगर फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में अगर हमने ये सारे सेट ऑफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे और 5 क्या आ गए, 5 के का वैल्यू आया और ये पांचों के का वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट होगा दैट मीन्स ये जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। लेकिन अगर 5 सेट्स के हर सेट के लिए के का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में के का वैल्यू अगर डिफरेंट आता है दैट मीन्स ये रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट नहीं है। इसी तरह
इन 5 सेट का वैल्यूज हमने क्या किया, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, और जो 5 डिफरेंट के का वैल्यू आएगा, अगर पांचों वैल्यू सेम है तो ये जो रिएक्शन होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा, और अगर पांचों के का वैल्यू डिफरेंट आता है दैट मीन्स ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। इसी तरह ये पांचों सेट का जो सेट के जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट करके 5 के वैल्यू निकालेंगे। अगर इसमें पांचों के का जो वैल्यू है अलग अलग सेट्स के लिए अगर ये कांस्टेंट आता है, एक जैसा आता है, तो ये जो रिएक्शन होगा थर्ड ऑर्डर होगा। लेकिन अगर पांचों के का वैल्यूज हर सेट के लिए डिफरेंट आता है तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं द इक्वेशन, इन तीनों में से वो इक्वेशन which gives the most constant value for rate constant k, वो इक्वेशन जो क्या देगा, रेट इक्वेशन k का सबसे ज्यादा क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा फॉर ए सीरीज ऑफ टाइम इंटरवल, फॉर ए सीरीज ऑफ टाइम इंटरवल तो इज वन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो एक्सप्रेशन जो होगा वो हर पांचों सेट के लिए सेम क्या वैल्यू ऑफ के देगा, वही इक्वेशन का जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर होगा वो इस रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो थर्ड जो है मेथड जिससे हम ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं वो है द हाफ लाइफ मेथड। लास्ट क्लास में हमने हाफ लाइफ टाइम डिस्कस किया था और हमने डिफाइन किया था। तो हाफ लाइफ टाइम वो टाइम जिसमें रिएक्शन क्या हो जाए, आधा कंप्लीट हो जाए। तो द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ यानी टी हाफ इज गिवन बाय, जो जर्नल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, टी हाफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/a। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, रेज टू पावर n-1, n क्या है, ऑर्डर है। देखो अगर n ऑर्डर 1 होगा, अगर ऑर्डर 1 होगा तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0, तो ए रेस पावर क्या हो जाएगा, 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो टी हाफ जो है अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये टर्म क्या हो गया 1, ये टर्म क्या बन गया 1 बन गया। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि टी हाफ जो है ए पे डिपेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड ऑर्डर में क्या था, टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था, 2-1 क्या हो जाएगा 1। तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। तो स्टार्टिंग विथ 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन A1 एंड A2, तो अगर हमारे पास एक रिएक्शन है उसके हम 2 इनिशियल अलग अलग कंसंट्रेशन लेंगे। पहले हम A1 लेंगे, दूसरे केस में हम क्या लेंगे, A2 लेंगे फॉर द सेम रिएक्शन, उसी रिएक्शन के लिए। तो अगर हम मान लेते हैं अगर कंसंट्रेशन A1 ले लें रिएक्टेंट का, तो मान लो उसका जो टी हाफ है वो किसके बराबर है, टी हाफ 1 के बराबर है। और अगर हम रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम A2 लेंगे तो लेट द हाफ लाइफ पीरियड किसके बराबर है, टी हाफ इंटू 2 रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A1 है तो टी हाफ 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अब इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है, A1 रेज पावर n-1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट A2 है तो टी हाफ 2 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, A2 इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर n-1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को किस से डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करें तो टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इक्वल टू क्या है, अब 1/A1 रेज़ टू पावर n-1, 1/A1 रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1/A2 A2 रेज़ टू पावर n-1, 1/A2 रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब राइट हैंड साइड में देखिए, अब 1/A1 रेज़ टू पावर n-1 है, 1/A1 रेज़ टू पावर n-1। इस डिवाइड को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में। तो ये जो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उल्टा हो जाएगा, A2 रेज़ टू पावर n-1 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो A2 रेज़ टू पावर n-1 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया।
अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टी हाफ वन डिवाइडेड बाई टी हाफ टू इक्वल टू, अब देखो a2 a1 है, ऊपर a2 है नीचे a1 है, दोनों का पावर कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a2 डिवाइडेड बाई a1 होल रेस्ट पावर n-1। ठीक है, अब टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, अगर इस इक्वेशन में बोथ साइड में आप क्या लोगे, लॉग लोगे, तो लॉग अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी हाफ वन डिवाइडेड बाई टी हाफ टू, लॉग ऑफ टी हाफ वन डिवाइडेड बाई टी हाफ टू। अब इस साइड क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ a2 डिवाइडेड बाई a1 रेस्ट टू पावर n-1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है लॉग ऑफ a रेस्ट टू पावर b विच इज इक्वल टू b लॉग a के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह रहेगा, लॉग ऑफ टी हाफ वन डिवाइडेड बाई टी हाफ टू विच इज इक्वल टू, अब क्या है a जो है, a क्या है, a2 अपॉन a, यहाँ पे a2 अपॉन a1 के बराबर है, और b यहाँ पे क्या है, bn-1 के बराबर है। तो log ऑफ a रेस्ट टू पावर b यानी log ऑफ a रेस्ट टू पावर b किसके बराबर है, b log a के बराबर, b क्या है n-1, तो n-1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद log आया, फिर a क्या है, a2 अपॉन a1। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को और फर्दर आप कैसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हैं हम, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो log ऑफ टी हाफ वन डिवाइडेड बाई टी हाफ टू है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, log ऑफ a2 अपॉन a1। ठीक है, विच इज इक्वल टू n-1, विच इज इक्वल टू n-1। तो अगर इस -1 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर -1 को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस क्या हो जाएगा, log ऑफ टी हाफ वन डिवाइडेड बाई टी हाफ टू होल डिवाइडेड बाई log ऑफ a2 डिवाइडेड बाई a1। ठीक है, n क्या है, n ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन किसके बराबर आ गया, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन बराबर आ गया 1 प्लस log ऑफ टी हाफ वन डिवाइडेड बाई टी हाफ टू डिवाइड बाई log ऑफ a2 डिवाइडेड बाई a1। अगर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इन्हीं दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे, इस रिएक्टेंट के दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे अगर आपको क्या पता है, टी हाफ पता है, वो टाइम पता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आधा हो जाएगा या रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उस रिएक्शन का ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक रिएक्शन है उसका अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मोलर लिया तो टी हाफ 10 सेकंड है, और अगर आपने 2 मोलर लिया तो जो टी हाफ 5 सेकंड है, तो आप आसानी से इस रिएक्शन का क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं। कैसे, n इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ 1 पे टी हाफ कितना है 10, 2 पे कितना है, 2 पे टी हाफ है 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो log ऑफ 2 हो गया, डिवाइडेड बाई log ऑफ a2 कितना है, a2 2 है, डिवाइडेड बाई 1 हो गया, तो log ऑफ 2 हो गया, log 2 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हाफ लाइफ मेथड को यूज करके आप ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आखिरी जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, वो है आइसोलेशन मेथड, यानी फोर्थ जो मेथड जिससे हम ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दिस मेथड वाज गिवन बाय ऑसवाल्ड, ये मेथड किसने दिया था, ऑसवाल्ड ने दिया था। तो इन दिस मेथड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल but one reactant take in excess so that the result gives the order with respect to the reactant whose concentration is changing significantly।
अब हम इस मेथड में क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसमें हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में ले लेते हैं। तो अगर एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अब आप एक्सेस में लोगे तो रेट ऑफ ए रिएक्शन जो है उस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता जिसको आपने क्या लिया, एक्सेस में लिया। तो जो भी रेट आएगा वो दूसरे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आएगा, जो काफ़ी सिग्निफिकेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें चेंज काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा कंपेयर टू दिस वन जिसको आपने क्या लिया, एक्सेस में लिया। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाला रिएक्टेंट 1 मोलर लिया है और ये कितना लिया, 10 मोलर लिया है, तो अगर ये क्या हो गया, अगर ये इसका कंसंट्रेशन 0.5 मोलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर 0.5 इस हाइड्रोजन कितने के साथ, 0.5 किसके साथ, आयोडीन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके कितना बचेगा, ये 9.5 मोलर बचेगा। देखो 10 किस में कन्वर्ट हो गया, 9.5 में, इसमें इतना चेंज नहीं आया। लेकिन जब एक किस में कन्वर्ट हो गया, 0.5 में, यानी इसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो गया, आधा हुआ। लेकिन इस केस में अपनी कंसंट्रेशन उतना चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि 10 और 9.5 में उतना फर्क नहीं है जितना 1 और 0.5 में। क्यों, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट को कम ले लेते हैं। जो एक्सेस में लेते हैं उस पे रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, जो कम है तो वो उस पे रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम क्या ले लेते हैं, ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक्सेस में ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे अब रेट डिपेंड नहीं करेगा, ऑर्डर फिर हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, आयोडीन के रेस्पेक्ट में। फिर हम क्या निकाल देते हैं, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, सारे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को हम एक्सेस में लेते हैं एक्सेप्ट 1, और फिर जिसका हमने एक्सेस में नहीं लिया है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। अब क्या होगा, जब अगर हमने क्या लिया, आयोडीन एक्सेस में लिया, तो आयोडीन को हम क्या लिए, एक्सेस में लेते हैं, तो फिर हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। तो वो क्या आता है, वो फर्स्ट ऑर्डर आता है विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, जब आप लार्ज एक्सेस ऑफ क्या लोगे, आयोडीन लोगे। इसी तरह अगर आपने एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन लिया और ऑर्डर निकाला विद रेस्पेक्ट टू क्या, आयोडीन, तो ये क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू आयोडीन, जब आप किसका, हाइड्रोजन का क्या लोगे, लार्ज एक्सेस लोगे। ठीक है, तो रेट ऑफ ए रिएक्शन जो होता है वो किसके बराबर होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, और आयोडीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन किसके बराबर होगा, इन दो कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर का क्या होगा, सम होगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन मेथड बोलते हैं, जहां पे आप एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हो, दूसरे रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर निकाल लिया, फिर उसके बाद दूसरे रिएक्टेंट को एक्सेस में लिया और दूसरे रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में ऑर्डर निकाल लिया। दोनों रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब ऑर्डर आ जाता है तो रिएक्टेंट के ऑर्डर्स को अगर आप सम करोगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा, जो इस केस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेथड है जहां आप एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या कैलकुलेट करते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।